तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कैसे हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे। इस सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर वन। तो आईटीआर वन फाइल करने से पहले हमें क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करेंगे। ऑलरेडी हम इनकम टैक्स मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो भी 5 हेड्स ऑफ इनकम्स होते हैं, उन 5 हेड्स ऑफ इनकम्स के अंदर आप अपनी इनकम कंप्यूट करेंगे। एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आप प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर दैट आप जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स जो है वो शीट आप प्रिपेयर करेंगे और अकॉर्डिंगली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको क्या करना चाहिए, एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करनी चाहिए। क्योंकि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करते हुए बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिस भी क्लाइंट्स के हैं या फिर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जब आप उन डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करते हैं, स्टडी करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है। जब आप डायरेक्टली आईटीआर फाइल करते हैं तो हो सकता है उन इंफॉर्मेशन को आप स्किप कर दें, मिस कर दें, और हो सकता है ऐसे में आप जो है अपनी आईटीआर जो है गलत फाइल कर दें। तो ऐसे में आपको एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है, भले ही आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, भले ही आप सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करते हैं, उसके बावजूद भी आपको जो है एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो है रफली पहले ड्राफ्ट करनी चाहिए। आप ऑन पेपर उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर एक एक्सेल फाइल के अंदर उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट उस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के बेसिस पर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो है आप फिल करेंगे और अपने सिस्टम के जरिए जो कंप्यूटेशन है उसको आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही इनकम टैक्स जो प्रोविजंस की नॉलेज है, तो ऐसे में आपको सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा ही एक्सेल के अंदर जो है अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के बेसिस पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आईटीआर वन के अंदर जो है आपको फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो उन सभी इन्फॉर्मेशन को आप कंपाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जिस भी क्लाइंट के लिए हम आईटीआर वन फाइल करने जा रहे हैं, उस क्लाइंट की जो भी इन्फॉर्मेशन है, लाइक फॉर्म 16 है, वो हमने जो है क्लाइंट से जो है ले लिया है। उसके अलावा जो भी क्लाइंट्स की अदर इन्फॉर्मेशन है, कोई इंटरेस्ट इनकम है, कोई फिक्स डिपॉजिट पर कोई इंटरेस्ट इनकम है, तो वो डिटेल्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी ले ली है। और उन सभी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट हम जो है उसकी जो है आईटीआर यहाँ पर फाइल करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो है प्रिपेयर करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के रिगार्डिंग एक एक्सेल टेम्पलेट जो है हम यूज करने वाले हैं। तो ये जो एक्सेल टेम्पलेट है ये आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। इसके अंदर एक बेसिक कंप्यूटेशन आप कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है बेसिकली एक हेडिंग यहाँ पर रखी है कि हम किसके लिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जिस भी क्लाइंट के लिए या फिर आप अपने लिए अगर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका नाम यहाँ पर आ जाता है। आफ्टर दैट जो फादर नेम है वो फादर नेम आप यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है, जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए आप जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ दी एसएससी, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट अकाउंट नंबर और असेसमेंट ईयर, ये 4 बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पर किसी भी रो को इंसर्ट करते हुए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बैंक डिटेल जो है वो एंटर करना करना चाहते हैं, या फिर और कोई एनी अदर डिटेल्स किसी भी तरह की आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि जो इनकम डिटेल्स है, तो इनकम डिटेल्स के रिगार्डिंग हमने जो भी 5 हेड्स ऑफ इनकम्स होते हैं वो यहाँ पर ले दिए हैं। जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आईटीआर वन फाइल करते हुए हमारे पास ना ही कोई कैपिटल गेन इनकम होती है, ना ही कोई बिजनेस या प्रोफेशन हेड में इनकम होती है। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी कोई रेंटल इनकम है या फिर आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप आईटीआर वन फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपके केस में कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, वन हाउस प्रॉपर्टी हेड से अगर आपकी इनकम है, तो ऐसे में आप आईटीआर वन यूज कर सकते हैं। अगर आपकी मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है या आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में आप आईटीआर वन यूज नहीं कर पाएंगे। आपको आईटीआर टू या फिर आईटीआर थ्री या फिर आईटीआर फोर फाइल करनी होगी। तो अब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में जो है हमारे पास यहाँ पर फॉर्म 16 जो है वो अवेलेबल है। तो फॉर्म 16 के बेसिस पर हम यहाँ पर जो भी सैलरी हेड है उसको हम फिल करने वाले हैं। तो आपके केस में हो सकता है फॉर्म 16 अवेलेबल ना हो। ये भी एक सवाल जो है कई बार आता है कि सर हमारे केस में कोई फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे जो है आईटीआर वन फाइल करें। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप बहुत सारे अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहां पर भी जो भी आपका क्लाइंट है या फिर आप अपने लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर से लेटर हेड पर एक इंफॉर्मेशन, एक डिटेल्स, एक सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आपको कितनी सैलरी पे की गई है।
और मान लीजिए ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो है एम्प्लॉयर आपको नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में जितनी भी सैलरी आपके जो भी बैंक अकाउंट में आपके पास आती है या फिर इन दी फॉर्म ऑफ कैश आप रिसीव कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी अगर कोई टीडीएस एक्सेट्रा अगर कोई डिडक्ट किया गया या एनी अदर डिडक्शन की गई है, तो उसको कंसीडर करते हुए आप अपनी जो है सैलरी डिटेल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि अगर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो उस केस में आपको 100% फॉर्म 16 प्रोवाइड किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर। लेकिन अगर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया है तो ऐसे में काफी सारे केसेस होते हैं कि एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं कराता। तो बेसिकली फॉर्म 16 क्या है, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपको कितनी सैलरी पे की गई है, उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड नहीं करता है तो ऐसे में जो भी अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है सैलरी इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म 16 अवेलेबल है। फॉर्म 16 हालांकि हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म 16 बेसिकली टू पार्ट्स में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर एम्प्लॉयर के द्वारा कितनी सैलरी आपको पे की गई है और उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। एंड इसके अलावा ये जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है, इस टीडीएस को कब कब डिपॉजिट कराया गया है बाय द एम्प्लॉयर, किस चालान के जरिए डिपॉजिट कराया गया है बाय द एम्प्लॉयर, वो सभी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल होती है। पार्ट बी जहां पर जो है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी गई, उसके तहत जो है कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया, वो इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयर है उसका नाम उसका एड्रेस आपको मिलेगा, जो एम्प्लॉय है उसका नाम उसका एड्रेस यहाँ पर मिलेगा, जो डिडक्टर है बेसिकली जो एम्प्लॉयर है उसका परमानेंट अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, और जो एम्प्लॉय है उसका परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा किस असेसमेंट ईयर के लिए सैलरी पे की गई है, असेसमेंट ईयर मीन असेसमेंट ईयर 24-25 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर जो सैलरी आपको पे की गई है उसकी डिटेल जो है यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम द 1st ऑफ अप्रैल 23 टू 31st ऑफ मार्च 24 जो आपको सैलरी दी गई है वो डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर एनेक्सर 1 के अंदर जो है बेसिकली बताया गया है कि कितनी सैलरी जो है आपको दी गई है। तो पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC। तो पहली डिटेल्स यहां पर दी गई है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट कर रहे हैं, क्या आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो यहां पर आंसर लिखा गया है नो। इट मींस आप जो है अपनी रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम जो है फाइल करना चाहते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए फॉर्म 16 के अंदर लिखा गया है कि आप अपनी रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल करेंगे, तो क्या इसके बावजूद भी एम्प्लॉय जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकता है? द आंसर इज यस। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस आप पर नहीं लगाई गई है कि फॉर्म 16 के अंदर अगर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एडवांस टेली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली पहली बात तो फॉर्म 16 में आपको देखना है कि आपका जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है क्या वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग किया गया है या फिर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर नो है तो इट मींस यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है नो का मतलब है कि आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं। इट मींस आप न्यू टैक्स रिजीम को जो है ऑप्ट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है। अब बात आती है यहाँ पर जो सैलरी प्रोवाइड की गई है वो है 8,56,434 रुपीज। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर के द्वारा कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है तो यहाँ पर जो है आपको वैल्यू ऑफ परकेजेट्स भी देखने को मिलेगी। बहुत बार एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयज को कूपन्स प्रोवाइड करता है या फिर कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है या फिर किसी तरह की कोई कार फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है या फिर किसी तरह का कंसेशनल रेट ऑफ जो लोन है वो प्रोवाइड करता है। तो उस केसेस में यहाँ पर वैल्यू ऑफ परकेजेट्स भी देखने को मिलेगी। तो उस केस में आपको जो है फॉर्म 12BA प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है और कितनी वैल्यू ऑफ परकेजेट जो है यहाँ पर इन दी फॉर्म ऑफ सैलरी जो है यहाँ पर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी गई है। हमारे केस में वैल्यू ऑफ परकेजेट्स अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर जो है जीरो वैल्यू जो है दी गई है। उसके अलावा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के तहत अगर कोई अमाउंट आपको दी गई है तो वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह हमारी टोटल सैलरी हो जाती है 8,56,434 रुपीज।
उसके बाद अगर किसी तरह का कोई अलाउंस आपको दिया गया है, किसी तरह की कोई जो है डिडक्शन यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग किया गया है। इट मींस न्यू टैक्स रिजिम में आपकी मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस, मोस्ट ऑफ द एग्जम्पशंस जो है वो अवेलेबल नहीं कराई गई है। तो ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस की कोई एग्जम्पशन नहीं है, या फिर जो है पेंशन, ग्रेजुटी या फिर लीव सैलरी की कोई यहाँ पर एग्जम्पशन नहीं है। ट्रैवल कंसेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई जो है एग्जम्पशन आपको नहीं दी गई है। तो ये बेसिकली क्या है, जब आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो किसी तरह की कोई भी डिडक्शन, कोई भी एग्जम्पशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। कुछ लिमिटेड एग्जम्पशन और डिडक्शन ही आपको दी जाती है। तो यहाँ पर इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है जो है वो नील इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन अगर आपका फॉर्म 16 ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग है तो मे भी यहाँ पर आपको बहुत सारी एग्जम्पशन देखने को मिले। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उन एग्जम्पशन को क्लेम करेंगे। उसके बाद हमारी यहाँ पर जो है सैलरी जो है आफ्टर एग्जम्पशन जो है यहाँ पर 8,56,434 है। यहाँ पर जो है डिडक्शन दी गई है उसके बाद, जो कि पहली डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐसी डिडक्शन है जो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में भी जो है क्लेम कर सकते हैं और न्यू टैक्स रिजिम में भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो अलाउ की गई है। कोई इंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पर नहीं है, कोई प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट यहाँ पर नहीं की गई है। तो 50,000 रुपीज की डिडक्शन के बाद हमारी जो सैलरी हो जाती है टैक्सेबल सैलरी, दैट इज 8,06,434 रुपीज। उसके बाद अगर कोई अदर इनकम आपने जो है अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट की है अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी या फिर अंडर दी हेड अदर सोर्सेज, तो वो जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन हमारे केस में एनी अदर इनकम, एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी इनकम रिपोर्ट नहीं की गई है, तो यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह हमारी जो ग्रोस टोटल इनकम हो जाती है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 16, दैट इज 8,06,434 रुपीज। उसके बाद बात आती है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, दैट इज 80C टू 80U। अगर हम बात करें सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस की, तो न्यू टैक्स रिजिम में मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं की गई है। कुछ लिमिटेड जो है डिडक्शंस हैं, जैसे कि 80CC-D-2 के तहत, सेक्शन 80JJA के तहत कुछ लिमिटेड आपको डिडक्शंस अलाउ की गई है। जबकि ओल्ड टैक्स रिजिम में आप जो है सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जो भी डिडक्शंस आपके पास अवेलेबल है वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे केस में कोई डिडक्शन नहीं है एक्सेप्ट सेक्शन 80CC-D सब सेक्शन 2, जहां पर बेसिकली इंप्लॉयर के द्वारा न्यू पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूट किया जाता है उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ दी सैलरी जो है उतनी अमाउंट तक आप यह डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एनी अदर एम्प्लॉयर के तहत जो है बेसिकली आपको यह कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, तो आप 10% ऑफ दी सैलरी जो है वो आपको अलाउ किया जाता है। तो हमारे केस में यहाँ पर 81,716 रुपीज की अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट की गई है बाय द एम्प्लॉयर, जिसकी हम डिडक्शन यहाँ पर क्लेम करने वाले हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम में यही एक डिडक्शन है 80CC-D सेक्शन 2 के तहत। और अगर आप एक बिजनेसमैन है और अगर आप ITR 3 या ITR 4 फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है सेक्शन 80JJA के तहत जो आप एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं उसकी डिडक्शन आपको अलाउ की गई है। तो यहाँ पर ये डिडक्शन क्लेम करने के बाद हमारी जो सैलरी आ जाती है, जो टैक्सेबल इनकम आ जाती है वो आ जाती है 7,24,718 रुपीज, तो 7,24,718 रुपए। तो ये बेसिकली हमारी क्या है, टैक्सेबल इनकम। अब इस पर जो है टैक्स कंप्यूट किया गया है, दैट इज 27,472 रुपीज। उस पर एजुकेशन सेस अप्लाई किया गया है, टोटल टैक्स अमाउंट हो जाती है 28,571 रुपीज। तो ये जो है टीडीएस डिडक्ट किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा और उसके रिगार्डिंग फॉर्म 16 जो है प्रोवाइड किया गया है। अब यही इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, अपनी एक्सेल शीट के अंदर जो है इसको फिल करेंगे। अब यहाँ पर हम क्यों फिल करेंगे, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है कि ओल्ड टैक्स रिजिम में कितना टैक्स बनता है, न्यू टैक्स रिजिम में कितना टैक्स बनता है। और जहां पर भी हमारा जो टैक्स पेबल है, जो टैक्स अमाउंट है कम होगी, वहां पर हमें बेनिफिट होगा और अकॉर्डिंगली हम ITR फाइल करेंगे। मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि आपका फॉर्म 16 अगर न्यू टैक्स रिजिम में है तो आप न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करेंगे, आप ओल्ड टैक्स रिजिम में भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और सेम वैसा वर्षा अगर हम बात करें, आपका फॉर्म 16 ओल्ड टैक्स रिजिम में है लेकिन आपको लगता है कि आपका जो ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है वो न्यू टैक्स रिजिम में है, तो आप न्यू टैक्स रिजिम में भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू फॉर्म 16 जो हमारी सैलरी इनकम है वो एक बार एंटर करने वाले हैं, दैट इज 856,434, 8,56,434 रुपए। और इतनी ही अमाउंट जो है न्यू टैक्स रिजिम में जो है हमारी रहेगी। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने आपको बताया कि वो दोनों ही केसेस में सेम है, दैट इज 50,000 एंड 50,000। उसके अलावा हमारी और कोई अदर डिडक्शन जो है अगर हम बात करें सैलरी हेड में कोई भी नहीं है। अगर आपके पास ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आप हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन लेने वाले हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस के रिगार्डिंग जो एग्जम्पशन मिलने वाली है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं।
तो हमारे केस में यहाँ पर कोई रेंट की पेमेंट नहीं की गई है, तो ऐसे में कोई हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन जो है क्लेम नहीं करने वाले हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी डिडक्शन, जो भी एग्जम्पशन आप क्लेम करें, उसके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर मान लीजिए फॉर्म 16 के अंदर न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया गया है, तो इट मींस आपको एचआरए की एग्जम्पशन नहीं दी गई है। और अब आप ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करने वाले हैं और उसके अंदर अगर आप एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करने वाले हैं, तो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। अगर आपने प्रोवाइड नहीं किए, तो ऐसे में जितनी भी एग्जम्पशन आपने क्लेम की है, वो आपको जो है रिवर्स करनी होगी, टैक्स की पेमेंट करनी होगी अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो अगर आप एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर मतलब है, आपके पास रेंट रिसीट्स होनी चाहिए, आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयर से कितना हाउस रेंट अलाउंस आपको मिला है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये बेसिकली सभी इंफॉर्मेशन, बात सिर्फ एचआरए की नहीं है, एचआरए के अलावा अगर आप और कोई एग्जम्पशन और कोई डिडक्शन क्लेम करने जा रहे हैं, तो उसका भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। यहाँ पर ना ही हम ओल्ड टैक्स रिजिम में एचआरए क्लेम करने जा रहे हैं, ना ही न्यू टैक्स रिजिम में। तो यहाँ पर हमारी जो टैक्सेबल सैलरी आ जाती है, दैट इज 8,06,434 रुपीज, ओल्ड टैक्स रिजिम में भी और न्यू टैक्स रिजिम में भी। उसके बाद बात आती है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हमारे केस में कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। अगर आपके केस में वन हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो आप यह जो है हेड जो है फिल करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपको कोई रेंटल इनकम रिसीव हो रही है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से रेंटल इनकम हम मान लेते हैं 1,20,000 रुपए जो है यहाँ पर रेंटल इनकम जो है हमें रिसीव होने वाली है। अगर रेंटल इनकम 1,20,000 रुपए रिसीव होती है, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। लेस करते हैं आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हो जाती है 36,000 रुपीज। तो इट मीन ओल्ड टैक्स रिजिम में आपकी जो डिडक्शन रहेगी 36,000 के बाद 84,000 रुपीज की जो रेंटल इनकम है वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। फ्लैट जो 1,20,000 रुपीज की रेंटल इनकम होगी वो आपकी टैक्सेबल होगी। तो इस तरह बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आप जाते हैं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30% की है वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो आप म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करते हैं उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत। न्यू टैक्स रिजिम में वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। या फिर अगर आप कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, तो वो डिडक्शन भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। यहाँ पर अगर मैं बात करूं लेस इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन, तो वो डिडक्शन आप जो है यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेट से मान लीजिए 32,000 रुपीज का हम जो है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन होम लोन हमने जो है पे किया है, तो वो डिडक्शन अगेन आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में तो आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आपने कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं, तो वो आप जो है यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। न्यू टैक्स रिजिम में जितनी भी आपकी रेंटल इनकम होगी वो जो है फुल्ली टैक्सेबल होगी। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको जो है जो डिडक्शन अलाउ की गई है वो आप ले सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में बहुत लिमिटेड डिडक्शन एग्जेम्पशन आपको अलाउ की गई है। तो मोस्ट ऑफ द डिडक्शन, मोस्ट ऑफ द एग्जेम्पशन आपको फोरगो करनी होगी, भूलना होगा। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की। तो आईटीआर 1 फाइल करते हुए जो है इस हेड में आपकी कोई भी इनकम नहीं होगी, तभी आप आईटीआर 1 फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोई कैपिटल गेन की बात नहीं होगी, कोई बिजनेस प्रोफेशन हेड की बात नहीं होगी। अब यहाँ पर ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमारे पास कोई इनकम नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप आईटीआर 1 फाइल करने जा रहे हैं, तो आपके पास अदर सोर्सेज हेड में इंटरेस्ट इनकम हो सकती है या फिर कोई एनी अदर नॉर्मल इनकम। अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम है, कोई कैजुअल इनकम है, फॉर एग्जांपल आपने कोई गेम शो जीता है या फिर लॉटरी टिकट आपने जीती है, या फिर ऐसी कोई स्पेशल इनकम है जिस पर 30% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, तो अगर वो इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। ऐसे केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। और अगर बिजनेस इनकम भी है तो आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पर कोई स्पेशल इनकम नहीं है, तो ही हम आईटीआर 1 फाइल कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है सेविंग बैंक इंटरेस्ट है और फिक्स डिपॉजिट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, फाइल करते हैं, तो जो भी आपकी बैंकिंग है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप डिटेल में एक बार जरूर स्टडी करें। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप स्किप ना कर दें जो आपकी इनकम का पार्ट हो और आप आईटीआर फाइल करते हुए उसको भूल जाए, तो बाद में जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमने
एनुअल इंफॉर्मेशन समरी, टैक्स इंफॉर्मेशन समरी और 26 AS, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अच्छे से हमने चेक कर लिया है कि अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी इनकम आपको 26 AS, EIS, TIS के अंदर दिखाई देती है तो वो आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करें और अकॉर्डिंगली जो है उसको इनकम टैक्स रिटर्न के तहत रिपोर्ट करें। तो हमारे 26 AS में यहाँ पर जो सैलरी इनकम है वो हमें दिखाई दे रही है, इसके अलावा ऐसी और कोई इनकम यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पर चेक किया एनुअल इंफॉर्मेशन समरी को एंड आफ्टर दैट टैक्स इंफॉर्मेशन समरी को। तो यहाँ पर हमें कुछ इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर दिखाई दी जिसको हमने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया, और साथ ही जो भी बैंकिंग स्टेटमेंट्स थी और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स थे उसके जरिए हमने उसको वेरीफाई किया और अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर हम उसको कंप्यूटेशन का पार्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले था एआईएस के अंदर जो सैलरी इनकम है जिसको ऑलरेडी हम यहाँ पर अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में कंसिडर कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कुछ सेविंग बैंक इंटरेस्ट है और इसके अलावा कुछ फिक्स डिपॉजिट मेंटेन की जा रही है बाय द क्लाइंट जिस पर इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है, तो वो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर उसको जो है हम अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का पार्ट रखने वाले हैं। तो टीआईएस के तहत बेसिकली सैलरी इनकम ऑलरेडी हम ले चुके हैं और उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक दैट इज 2489 तो यहाँ पर न्यू टैक्स सीजन में भी हम 2489 रिपोर्ट करेंगे। फिक्स डिपॉजिट इनकम है 3500 और 3500। इसके अलावा अगर कोई रैकरिंग डिपॉजिट आरडी आप मेंटेन करते हैं उसके तहत कोई इंटरेस्ट अगर आपकी इनकम है या फिर कोई एनी अदर इनकम है, लेट से मान लीजिए कोई डिविडेंड इनकम है या फिर और किसी तरह की अदर इनकम है, तो वो आप यहाँ पर क्या करेंगे एंटर करेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं तो जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है अप टू 10,000 रुपीज आप जो है उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 TTA। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ऐसे में आप सेविंग बैंक इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू 50,000 रुपीज। तो यहाँ पर 50,000 रुपए की छूट जो है वो सीनियर सिटीजन के केस में अलाउ की गई है इन ओल्ड टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई छूट यहाँ पर नहीं दी गई है। तो यहाँ पर हमने अदर सोर्सेज हेड में जो भी हमारी इनकम थी उसको हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो हम कंप्यूट करेंगे। तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पर आ जाती है 8,12,423 रुपए। अब अगर आपकी कोई डिडक्शन है तो वो आप यहाँ पर जो है एंटर कर सकते हैं। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करने जा रहे हैं तो आपको 80C, 80CCD, 80D, 80G जो भी डिडक्शन आपके केस में अवेलेबल है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 80 TTA के तहत जो है 80 TTA के तहत सबसे पहले तो हम जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 2489 का वो हमने यहाँ पर जो है लेस किया है। इसके अलावा जो क्लाइंट है उसके द्वारा कुछ LIC पेमेंट्स की गई है वो हमने यहाँ पर ली है। और एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है 80CCD2 के तहत ये आपका ओल्ड टैक्स रेजिम में भी जो है आपको अलाउ किया जाता है और न्यू टैक्स रेजिम में भी आपको अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है LIC की जो पेमेंट की गई है उसको आप न्यू टैक्स रेजिम में क्लेम नहीं कर पाएंगे। 80CCD की जो डिडक्शन है वो आप क्लेम कर सकते हैं, वो भी स्पेशली सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2 के तहत जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आपको अलाउ किया जाता है। 80D के तहत कोई मेडिकल इंश्योरेंस है तो वो आप सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में अवेल कर सकते हैं, न्यू टैक्स रेजिम में अवेल नहीं कर सकते। 80TTA, 80TTB ये जो डिडक्शन है अगेन आपको न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ नहीं की जाती। तो इस तरह आप देखेंगे अब डिडक्शन की वजह से हमारी यहाँ पर जो टोटल इनकम है उसमें डिफरेंस आ चुका है। ओल्ड टैक्स रेजिम में है 6,93,874 रुपए, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में है 7,30,707 रुपए। अब हम क्या करेंगे, इन सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो ओल्ड टैक्स रेजिम में जो टैक्स स्लैब रेट्स है अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर टैक्स कंप्यूट करेंगे और उसके बाद जो न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग जो टैक्स स्लैब्स है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टैक्स कंप्यूट करेंगे। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जैसा कि आपको पता है फर्स्ट 2,50,000 रुपीज तक कोई टैक्स आपको नहीं पे करना। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर आपको जो है 5% का टैक्स यहाँ पर पे करना है। नेक्स्ट जो हमारी इनकम है अप टू 10 लाख रुपीज उस पर हमें जो है 20% का टैक्स यहाँ पर पे करना होता है। यहाँ पर ये जो नेक्स्ट इनकम है हमारी 1,93,874 रुपए की, इस पर 20% का टैक्स यहाँ पर पे करना होगा। तो ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है दैट इज 51,274 रुपीज 80 पैसा। और उसके बाद अगर आपकी कोई रिबेट है सेक्शन 87A के तहत जो आपको तब अलाउ की जाती है जब आपकी टोटल इनकम क्या हो 5 लाख रुपए तक हो। हमारी यहाँ पर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो ऐसे में कोई रिबेट यहाँ पर हमें नहीं मिलने वाली है। तो हमारा जो टैक्स यहाँ पर आ जाता है दैट इज 53,325 रुपीज। और जो टीडीएस यहाँ पर हमारा डिडक्ट किया गया है वो हम क्या करेंगे, उसको जो है यहाँ पर डिडक्शन जो है उसकी क्लेम करेंगे। तो 26 AS में हमारा जो टोटल टीडीएस है 29,297,02, तो हमें जो टैक्स पे करना होगा ओल्ड टैक्स रेजिम में दैट इज 23,624 रुपीज। अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स रेजिम की। तो न्यू टैक्स रेजिम में
फर्स्ट 3 लाख रुपीज पर कोई टैक्स पे नहीं करना है, नेक्स्ट 3 लाख रुपीज पर आपको 5% का टैक्स पे करना है, दैट इज 15,000। नेक्स्ट जो हमारी इनकम होगी 1,30,707, 1,30,707, जिस पर हमें जो है यहाँ पर 10% का टैक्स जो है पे करना है। तो हमारी यहाँ पर जो टैक्स लाइबिलिटी आ रही है दैट इज 28070.7 रुपीज। तो 28,070 रुपए का यहाँ पर टैक्स यहाँ पर आ रहा है। अब बात आई रिबेट अंडर सेक्शन 87A की। तो अगेन न्यू टैक्स रेजिम में कहा गया है कि 7 लाख रुपए तक अगर आपकी टोटल इनकम होगी तो आप रिबेट जो है क्लेम कर सकते हैं इन न्यू टैक्स रेजिम। तो हमारी यहाँ पर जो टोटल इनकम है वो 7 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में कोई रिबेट यहाँ पर हमें नहीं मिलेगी। एजुकेशन सेस से 4% वो आपको दोनों ही रिजिम में जो है पे करना होता है। और यहाँ पर हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है दैट इज 29,194 रुपीज। और यहाँ पर हमारा जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया गया है 29,702 रुपीज। यहाँ पर जो है हमारे केस में रिफंड हमें अलाउ किया जाएगा 508 रुपीज का। तो इस तरह से बेसिकली अब आपको ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम को कंपेयर करना है, और अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से टैक्स रिजिम जो है आपके लिए बेनिफिशियल है और किसके तहत जो है आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। अकॉर्डिंगली जो है आपको अब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाली है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप टैक्स रिजिम को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो फॉर्म 16 है वो न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग है और आप अगर मान लीजिए ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो मेक श्योर जिस भी बेसिस पे आप डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर हो। ऐसा ना हो कि आप आज तो डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम कर ले, लेकिन कल को डिपार्टमेंट जब आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, अगर आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की तो जो टैक्स आपने बचाया होगा उससे कहीं ज्यादा विद इंटरेस्ट पेनल्टी वो आपको पे करना पड़ सकता है। तो बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट जो है या फिर हम खुद ही अपनी रिटर्न फाइल करते हुए सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स रिफंड लेने के लिए या फिर टैक्स पे ना करना पड़े, हम क्या करते हैं जो इंश्योरेंस की कोई अमाउंट जो है फेक अमाउंट जो है एंटर कर देते हैं, या फिर कोई और कोई डिडक्शन जो है डोनेशन की कोई अमाउंट जो है फेक एंटर कर देते हैं और डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। लेकिन आज की डेट में सभी इंफॉर्मेशन जो है आपकी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। और कहीं पर भी आपने कोई गलत जो डिडक्शन अगर अवेल की, गलत एग्जेम्पशन आपने अवेल की, तो 100% चांसेस है वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे। अगर आपने टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की तो जो टैक्स आपने बचाया होगा वो टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट पेनल्टी जो है आप, अगर आपने 100 रुपए का टैक्स बचाया होगा तो हो सकता है आपको 200 रुपीज पे करने पड़े, 300 रुपीज पे करने पड़े। तो ये जो है कोई भी गलत प्रैक्टिसेस आप फॉलो ना करें, सही तरह से अपनी जो टैक्स कंप्यूटेशन है उसको प्रिपेयर करें, अकॉर्डिंगली जिस रिजीम में आपको बेनिफिट है उस रिजीम में आप जो है अपनी रिटर्न फाइल करें। तो अब हम इस यहाँ पर जो है हमारे लिए न्यू टैक्स रिजीम हमें जो है बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि हमें जो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना है दैट इज 29,000, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में है 53,000। यहाँ पर 29,000 के अकॉर्डिंग हम न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो चलिए जो हमने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर की है उसके बेसिस पर अब हम आईटीआर कैसे फाइल करेंगे वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो है लॉगिन करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है, जहां पर जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने होती है। यहाँ पर ई फाइल के तहत आपको जो है बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं लेकिन आपने उसको अभी तक ई वेरीफाई नहीं किया है तो यहाँ पर ई वेरीफाई रिटर्न के जरिए आप उसको ई वेरीफाई कर पाएंगे। अगर आप फॉर्म 26 AS चेक करना चाहते हैं तो व्यू फॉर्म 26 AS का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप JSON फाइल को जो है डाउनलोड करना चाहते हैं प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ, जो भी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल है उन इन्फॉर्मेशन के साथ आप JSON फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी को देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, तो आप जो है इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आपको AIS के लिए अलग से भी टैब दिया गया है, इसका भी आप ऑप्शन जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई फाइल के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में हम जो है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बटन पर जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद किस असेसमेंट ईयर के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी है, तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं। कैसे आप फाइल करने वाले हैं, अगर आप यूटिलिटी के जरिए रिटर्न प्रिपेयर करने वाले हैं और जेसोन फाइल को यहाँ पर डाउनलोड कर अपलोड करने वाले हैं तो आप जो है ऑफलाइन बटन को यूज करेंगे। अगर आप ऑनलाइन रिटर्न प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सीधा ही आप ऑनलाइन जो है बटन को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पर क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी आप जो है रिटर्न प्रिपेयर कर रहे थे लेकिन किसी भी वजह से आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी तो यहाँ पर आपको सेव्ड ड्राफ्ट रिटर्न के अंदर जो है वो रिटर्न आपको दिखाई देगी जिस पर आप फिर से वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे केस में अभी तक हमने कोई वर्किंग नहीं की है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि आपका जो स्टेटस है वो क्या है, आप एक इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF है या फिर एनी अदर। तो यहाँ पर इंडिविजुअल बटन को हम सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कौन सा ITR फॉर्म आप फिल करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारे केस में ITR 1 जो है हम फाइल करने वाले हैं, तो ITR 1 को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद ITR 1 बटन पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कौन जो है ITR1 फाइल कर सकता है, कौन ITR1 फाइल नहीं कर सकता है, और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग ITR1 वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिनको अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो रेफर कर सकते हैं। रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको रीजन बताना है किस वजह से आप ITR1 फाइल करने जा रहे हैं। अगर आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ओल्ड टैक्स रेजिम में 2,50,000 रुपीज से ज्यादा, न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख रुपीज से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, तो आपको जो है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बटन को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी कोई इनकम नहीं है या फिर एग्जेम्पशन लिमिट से कम इनकम है, लेकिन आपके केस में सेवेंथ प्रोविजो एप्लीकेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फॉरेन ट्रेवलिंग पर 2 लाख रुपीज से ज्यादा खर्च किया है, या फिर आपने 1 लाख रुपीज से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो सेवंथ प्रोविजो के तहत अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेकंड बटन को सिलेक्ट करेंगे, और जिस भी वजह से आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं वो रीजन आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा और कोई अगर रीजन है, मान लीजिए ना ही तो सेवंथ प्रोविजो एप्लीकेबल है, ना ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आप अदर बटन को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पर जो टैक्सेबल इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट बटन को सिलेक्ट किया है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया है। उसके बाद कुछ इस तरह का मैसेज आपके सामने आ जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न इज प्री फिल्ड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री फिलिंग ऑन ई फाइलिंग। इट मींस इनकम टैक्स पोर्टल पर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके बेसिस पर आपकी जो ITR है उसकी जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो फिल कर दी गई है, टू द एक्सटेंट जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स पोर्टल के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। देयर में भी सिचुएशन वेयर सच इन्फॉर्मेशन में नॉट बी कंप्लीट। तो कुछ जगह पर हो सकता है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट ना हो सकता है एक्यूरेट ना हो, तो अगेन यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन सही से चेक करनी है और अकॉर्डिंगली उसको जो है, अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो आपको सही इन्फॉर्मेशन के साथ उसको रिप्लेस करना है और अकॉर्डिंगली जो है अपनी ITR फाइल करनी है। और ITR फाइल करने से पहले मेक श्योर आपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी TIS और फॉर्म 26AS को अच्छे से कंपाइल कर लिया हो, रिकनसाइल कर लिया हो। यहाँ पर ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको 5 हेड्स यहाँ पर दिए गए हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। एक एक करके आपको इन सभी इंफॉर्मेशन को फिल करना है, और जैसे ही आप फर्स्ट हेड को कंप्लीट करेंगे तो सेकंड हेड आपका इनेबल हो जाता है। जैसे ही आप सेकंड हेड को फिल कर देंगे थर्ड हेड आपका इनेबल होगा। वन बाय वन आपके जितने भी हेड्स हैं वो इनेबल होते रहेंगे, और जो है फाइनली जब आप सभी हेड्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। तो पहले यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हेड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप पर्सनल हेड पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम है, आपका पैन नंबर है, आपका आधार नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो आपके सामने आ जाती है। अगर वो सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो ऐसे में आपको आगे बढ़ना है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है उसको आप करेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट बटन आपको दिया गया है। एडिट बटन पर आपको क्लिक करना है, इन्फॉर्मेशन को सही करना है और आगे प्रोसीड करना है। तो हमारे केस में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो करेक्ट है, तो आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको बताना है कि आपकी जो जॉब है वो किस तरह की जॉब है। क्या आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या फिर पेंशनर है। तो वो जो है आपको सही हेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हमारे केस में एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको बताना है किस सेक्शन के तहत आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 को आप सेलेक्ट करेंगे अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जैसा कि 31 जुलाई ड्यू डेट है, तो ऐसे में अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 सेलेक्ट करना है। अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं आफ्टर 31 जुलाई तो आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 सेलेक्ट करना होगा। अगर आप रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, उसको आप रिवाइज करने जा रहे हैं, तो आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की और एक बहुत लंबे टाइम के बाद, फॉर एग्जाम्पल 31 जुलाई के बाद भी आप 31 दिसंबर तक ही अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। लेकिन किसी वजह से आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए और आप उसके लिए जो है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, आप डिपार्टमेंट के सामने अपनी रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ जेन्युइन हार्डशिप्स थी जिसकी वजह से आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए और आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक मौका दिया जाए, तो आप ऐसे में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज बी के तहत जब आपकी वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की जो एप्लीकेशन है उसको जो है अलाउ कर दिया जाता है, तो आप यहाँ पर जो है रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम टाइमली रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी नोटिस की रेफरेंस में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो भी नोटिस आपको मिला है, अगर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 के तहत डिफेक्टिव रिटर्न का आपको नोटिस मिला है, सेक्शन 142 सेक्शन 1 के तहत आपको नोटिस मिला है, सेक्शन 148 के तहत आपको नोटिस मिला है, सेक्शन 153C के तहत आपको नोटिस मिला है, तो जिस भी सेक्शन के तहत आपको नोटिस मिला है और उसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो भी रेलिवेंट आपको सेक्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा।
अगर आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल रिटर्न का जो है रिसिट नंबर आपको एंटर करना होगा, उसकी डेट ऑफ फाइलिंग आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। और किसी ऑर्डर के अगेंस्ट आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऐसे में जो नोटिस है या जो ऑर्डर है उसका डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और डेट ऑफ नोटिस या डेट ऑफ ऑर्डर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी नोटिस या किसी ऑर्डर के रेफरेंस में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस नोटिस या ऑर्डर की डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSC सब सेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजिम से बाहर जाना चाहते हैं। इट मीन्स असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो यही चेंज किया गया है कि अब बाय डिफॉल्ट आपकी जो रिटर्न फाइल होगी वो न्यू टैक्स रिजिम में होगी, जबकि अब से पहले क्या होता था, बाय डिफॉल्ट आपकी जो रिटर्न फाइल होती थी वो ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल होती थी। लेकिन अब क्या होगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपकी रिटर्न फाइल होगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो न्यू टैक्स रिजिम को आपको ऑप्ट आउट करना होगा, और इसके लिए यहाँ पर आपको यस बटन पर क्लिक करना होगा। तो हमारे केस में हम न्यू टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नो बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये आपको बहुत केयरफुली यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सबसे ज्यादा गलती अगर कोई करने वाला है तो यहाँ पर करने वाला है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम के तहत जो है अब आपकी बाय डिफॉल्ट रिटर्न जो है फाइल होने वाली है, और ये सबसे बड़ा बदलाव जो है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए किया गया है। उसके बाद आपने यहाँ पर बताया था कि आप रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं, क्या आपकी रिटर्न, आपकी जो इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है या फिर सेवंथ प्रोविजो की वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए उस रिस्पॉन्स को जो भी आपने सेलेक्ट किया था उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट रिस्पॉन्स पर क्लिक करते हुए अगेन यहाँ पर आप उसको फिर से चेंज कर सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पर हम कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बैंक डिटेल्स जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है। बैंक डिटेल्स के अंदर भी यहाँ पर एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब पहले क्या होता था, पहले आपको जो है अगर मल्टीपल बैंक्स आप ऑपरेट करते थे तो आपको बताना होता था कि किस बैंक में आपका रिफंड जो है रिसीव होगा। तो अब जो है जो भी प्री वैलिडेटेड अकाउंट्स होंगे, आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेटेड होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वैलिडेटेड लिखा हुआ है। अगर ये वैलिडेटेड नहीं होगा तो आपका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो कम से कम एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट आपका प्री वैलिडेट होना चाहिए। अगर आपके केस में कोई रिफंड है तो वो रिफंड आपको तभी मिलेगा जब आपका एक अकाउंट कम से कम वैलिडेट होगा। अगर आपका कोई भी अकाउंट वैलिडेटेड नहीं होगा तो आपका इनकम टैक्स रिफंड आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर जरूर चेक करना चाहिए जो भी आपके बैंक अकाउंट्स है। पहली बात तो सभी के सभी वैलिडेटेड होने चाहिए, लेकिन फिर भी मान लेते हैं किसी वजह से एक या दो अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तो मिनिमम एक अकाउंट आपका वैलिडेटेड होना चाहिए, सो दैट अगर आपके केस में कोई इनकम टैक्स रिफंड है वो टाइमली आपको मिल सके। तो सभी इन्फॉर्मेशन सही से अच्छे से चेक करने के बाद आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। तो जब आप एक बार कंफर्म बटन पर क्लिक कर देते हैं और सभी इन्फॉर्मेशन आपकी सही है तो आप देखेंगे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हेड है वहां पर कंफर्म जो है टिक आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ग्रोस टोटल इनकम हेड को फिल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रोस टोटल इनकम हेड पर क्लिक करेंगे। ग्रोस टोटल हेड इनकम पर क्लिक करने के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं जिनको आपको आंसर करना है। जब आप इनको आंसर करेंगे उसी के बेस पर आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको प्रिपेयर किया जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस और नो में जो है उनको आंसर कर सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं और डायरेक्टली सीधा ही इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस है बेसिकली वो यही है कि आप कोई अलावेंस की डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं या नहीं, कोई एग्जेम्पशन आप अवेल करने वाले हैं या नहीं, तो वो आपको यहाँ पर यस नो के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है। तो आप इनको यस नो में आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्किप दी क्वेश्चंस जो है उस पर क्लिक करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, हमें जो भी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी वो डायरेक्टली हम इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ही फिल करेंगे। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आंसर करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारी इनकम डिटेल्स हमें जो है हमारे सामने आ चुकी है। जितनी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आप देखेंगे ऑलरेडी 8,56,434 की अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि फॉर्म 16 के अंदर थी। तो फॉर्म 26A से वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है ले ली गई है, और उसके बाद आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी यहाँ पर अलाउ कर दी गई है। अगर मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, आपको लगता है इसके अंदर कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड है, तो आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है उस डिटेल को चेंज करेंगे। हमारे केस में ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो यहाँ पर जो है हम इसको चेंज नहीं करने वाले। अब बात आती है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है, तो यहाँ पर आपको बताया भी गया है ये इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म 16 एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26AS के बेसिस पर यहाँ पर प्रोवाइड की गई है।
उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी हेड, तो हमारे केस में कोई हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई इनकम नहीं है, ना ही हमने कोई होम लोन लिया है जिस केस में हम यहाँ पर कोई इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं। अगर आपके केस में कोई भी रेंटल इनकम है वन हाउस प्रॉपर्टी से, या फिर आपने होम लोन के तहत इंटरेस्ट पे किया है, तो उसकी डिडक्शन आप यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करते हुए जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इनकम फ्रॉम ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी शोन इन दिस आईटीआर। तो आईटीआर 1 के अंदर सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही आपकी जो इनकम है या फिर डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं तो ही आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो ऐसे में आपको जो है आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4 आपको फाइल करनी होगी। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एड बटन पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपकी रेंटल इनकम है वो रेंटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं और आप इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो ऐसे में आप जो है 2 लाख रुपए तक का जो इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है उसकी डिडक्शन आप यहाँ ले सकते हैं। तो पहले तो आपको बताना है क्या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर डीम्ड लेट आउट है। तो अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी है उस पर आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो आप रेंट लेट आउट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो भी रेंटल इनकम आपको रिसीव होती है उसकी डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे। मैंने आपको बताया था 30% ऑफ दी जो अमाउंट है उसकी डिडक्शन आपको मिलती है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं दी जाएगी। म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने पे किए हैं तो उसकी डिडक्शन आप ले सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में वो भी आपको अलाउ नहीं किया जाता। अगर आपने कोई इंटरेस्ट अमाउंट पे की है उसकी डिडक्शन आप ले सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट की डिडक्शन आपको अलाउ नहीं की जाती। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ऐसे में सेल्फ ऑक्यूपाइड जो है सेलेक्ट करेंगे और जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया, आपको ध्यान रखना है कि आप जो है बेसिकली ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको डिडक्शन अलाउ की जाती है, न्यू टैक्स रिजिम में आपको मोस्ट ऑफ द डिडक्शन जो एग्जेम्पशन है वो आपको अलाउ नहीं की गई है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक एंड इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो भी आपके क्लाइंट्स हैं या फिर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जो भी आप बैंकिंग मेंटेन करते हैं बैंक स्टेटमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सही बैंक सेविंग बैंक इंटरेस्ट की जो इनकम है वो कंप्यूट करनी है और यहाँ पर एंटर करनी है, जिसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से। तो हमारे केस में यहाँ पर 35,000 रुपीज की जो फिक्स डिपॉजिट इनकम है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारी यहाँ पर सेविंग बैंक इंटरेस्ट है उसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट सेविंग बैंक इंटरेस्ट है दैट इज 2489 वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पर अपनी जो अदर सोर्सेज हेड में इनकम है वो भी एंटर कर दी है। सैलरी इनकम ऑलरेडी प्रीफिल्ड थी जो बिल्कुल सही थी, अगर कोई करेक्शन की जरूरत होती तो हम करेक्शन करते। अगर आपके केस में कोई करेक्शन की जरूरत है तो यहाँ पर एडिट बटन का यूज करते हुए आप करेक्शन कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमारे पास कोई भी इनकम नहीं है, कोई भी डिडक्शन नहीं है। अगर आपके केस में अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको एड बटन पर क्लिक करना है और अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी है। अदर सोर्सेज हेड में जो भी आपकी इनकम है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पर करेक्टली फिल कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रोस टोटल इनकम आ जाती है 8,12,423 रुपए। इसके अलावा अगर आपकी कोई एग्जाम इनकम है तो वो आप यहाँ पर ऐड अनदर बटन पर क्लिक करते हुए अपनी एग्जाम इनकम को यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंफर्म बटन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा सेकंड हेड भी जो है कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट है टोटल डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी हमारी जो एटीसीसीडी 2 के तहत 81,716 रुपीज है ऑलरेडी फॉर्म 16 के बेसिस पर प्रीफिल्ड है। अगर ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते तो हम यहाँ पर क्या करते हैं उसको एंटर करते हैं। अब इसके अलावा जो हमने एलआईसी की पेमेंट की है या फिर और कोई डिडक्शन है तो ध्यान रखें न्यू टैक्स रिजिम में हम वो अवेल नहीं कर पाएंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम को सेलेक्ट करते हैं तो सभी डिडक्शन आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पर सेक्शन 80 CCD 2 के तहत सिर्फ 81,716 रुपीज की ही जो डिडक्शन है वो हमें अलाउ की गई है। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डिडक्शंस के लिए जितने भी आपकी डिडक्शंस है 80C 80D 80G 80GGA 80TTA 80TTB वो सभी आपको यहाँ पर दी गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि न्यू टैक्स रिजिम में कुछ लिमिटेड डिडक्शंस ही आपको अलाउ की गई है। तो यहाँ पर हमारे केस में आप देखेंगे सेक्शन 80 CCD 2 के तहत 81,716 रुपीज की जो डिडक्शन है वो अलाउ कर दी गई है। बाकी सभी डिडक्शन आप देखेंगे डिसेबल कर दी गई है, रीजन बीइंग न्यू टैक्स रिजिम में वो अलाउ नहीं की जाती। अब आप क्या करेंगे कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कंफर्म बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टैक्स पेड जो डिटेल्स है वो हमारे सामने आ जाती है, जिस पर हम क्लिक करेंगे। टैक्स पेड के तहत बेसिकली जितना भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है या फिर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है या फिर आपसे कोई टीसीएस कलेक्ट किया गया है वो सभी इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आपको चेक करना है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है। अगर वो इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको कंफर्म करना है, अगर वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो आपको उनको करेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे केस में यहाँ पर जो सैलरी इनकम है वो टीडीएस हेड में हमें दिखाई दे रही है 6,04,45 रुपीज। टीडीएस अमाउंट दिखाई दे रही है
19,500, जो कि सही नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर वो डिटेल को आप जो है चेकबॉक्स पर टिक करेंगे और एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो आपकी सही इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर जो है एंटर करनी है, दैट इज 8,56,434 एंड 29,702 रुपीज। ये जो है हमारी करेक्ट टीडीएस अमाउंट है, जिसको हम यहाँ क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, फॉर्म 26 एएस एएस टीएएस से जो इन्फॉर्मेशन जो है ली जाती है, कई बार वो अपडेट नहीं हो पाती। तो ऐसे में मेक श्योर आपका जो फॉर्म 26 एएस है, एएस इंफॉर्मेशन जो है वो सभी कंपाइल करने के बाद सही करेक्ट अमाउंट जो है आप यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद हमारे केस में कोई टीसीएस यहाँ पर नहीं है, कोई एडवांस टैक्स यहाँ पर पे नहीं किया गया है, और ना ही सैलरी के अलावा किसी अदर इनकम पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। टैक्सेस पेमेंट्स के बाद नेक्स्ट हमारी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है, जिस पर हम क्लिक करेंगे। तो बेसिकली जो इनकम डिटेल्स हमने फिल की है उसके बेसिस पर हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है अब वो क्या की जाएगी, कंप्यूट की जाएगी। तो यहाँ पर हम अपनी जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है, तो टोटल इनकम को जो हम अपनी एक्सेल कंप्यूटेशन से मैच कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारी टोटल इनकम है 730,707 रुपीज, और यहाँ पर है 730,710 रुपीज, जो कि बेसिकली राउंड ऑफ की गई है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में आप देखेंगे टैक्स लाइबिलिटी जो कंप्यूट की गई है स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग, तो अप टू 3 लाख रुपीज आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट 3 लाख रुपीज पर आपको 15,000 रुपीज का टैक्स पे करना है, और नेक्स्ट जो हमारी 1,30,000 रुपीज की जो इनकम है उस पर हमें 13,071 रुपए का टैक्स पे करना है। हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है 28,071 रुपीज, जिस पर एजुकेशन सेस हमें पे करना है 1,123 रुपीज का, और यहाँ पर हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है 29,194 रुपीज। हमारे केस में अगर किसी तरह की कोई रिलीफ है सेक्शन 89 के तहत, तो वो हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने लेट रिटर्न फाइल की है, या फिर आपके केस में कोई एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी थी वो आपने टाइमली नहीं पे की, तो आपको सेक्शन 234A, 234B, 234C के तहत इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन हमारे केस में हमारी पूरी टैक्स लाइबिलिटी ऑलरेडी पे हो चुकी है इन दी फॉर्म ऑफ टीडीएस, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट जो है यहाँ पर नहीं लगाया गया है। तो अगेन अब आप क्या करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है 29,194 रुपीज, जबकि जो टीडीएस अमाउंट है 29,702 रुपीज। तो हमारे केस में यहाँ पर 500 रुपीज के अराउंड जो है रिफंड जो है हमारा बन जाता है, जिसको हम क्या करेंगे, अवेल करेंगे। हमारा रिफंड जो है जैसे ही हम रिटर्न फाइल करेंगे, ई वेरीफाई करेंगे, कुछ ही दिनों में हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सभी इन्फॉर्मेशन आप एक बार फिर से चेक कर ले। सभी इन्फॉर्मेशन अगर सही है तो आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद एक समरी आपके सामने बनकर आ जाती है, जिसको आप फिर से चेक कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपकी रिटर्न है उसका प्रीव्यू आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो प्रीव्यू रिटर्न पर आपको क्लिक करना है। उससे पहले आपको यहाँ पर एक जो है डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो सही है, करेक्ट है, और उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपके जो इनकम टैक्स रिटर्न है आईटीआर 1 है वो प्रिपेयर होकर आपके सामने आ जाती है। एक बार फिर से आप सभी इंफॉर्मेशन को अच्छे से चेक कर लें, सभी इंफॉर्मेशन सही है, उसके बाद ही आप इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपकी डाउनलोड हो जाती है। प्रिंट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो एक बार सभी इंफॉर्मेशन अच्छे से आपको चेक करनी है। सभी इंफॉर्मेशन अगर सही है, करेक्ट है, तो अकॉर्डिंगली लास्ट आप इसको क्या करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बेसिकली दो वैलिडेशन एरर्स हमारे सामने आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, इन वैलिडेशन एरर को जो है ठीक करना है। उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, अपनी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्लीज एंटर अमाउंट अगेंस्ट नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, प्लीज एंटर अमाउंट अगेंस्ट नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंसेस। तो नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंसेस के तहत कोई एरर यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। एग्जाम्पशन हम यहाँ पर क्लेम नहीं करने जा रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। यहाँ पर कुछ अलाउंसेस जो है क्रिएट कर दिए गए थे बाय द सिस्टम, तो उसको हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया है, क्योंकि किसी तरह की कोई एग्जिम्पशन हम यहाँ पर क्लेम नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में अगेन हमें क्या करना होगा, सेव करना होगा फिर से, और पूरी प्रोसेस हमें फिर से दोबारा रिपीट करनी होगी। यहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन आप फिर से चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अगेन एक समरी जो आपकी बनकर आ गई है उसको आप फिर से चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू रिटर्न पर आपको क्लिक करना है। डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देनी होगी, जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होकर सामने आ जाता है। आप जो है प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुकी है। अब आपको वेरिफिकेशन जो है करनी होगी। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आप अभी ई वेरीफाई करना चाहते हैं, या फिर आप इसको बाद में ई वेरीफाई करना चाहते हैं, या फिर आप आईटीआर वी को जो है स्पीड पोस्ट के जरिए जो है जो इनका सीपीसी सेंटर है वहां पर आप इसको सेंड करना चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली उसको जो है
मैनुअल फॉर्म में जो है उसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अभी इंस्टेंट रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप ई वेरीफाई नाउ बटन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। एक ओटीपी आपसे मांगा जाएगा, जैसे ही आप ओटीपी एंटर करेंगे आपकी रिटर्न जो है वो फाइल हो जाती है। तो ई वेरीफाई आपको कैसे करना है ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ITR 1 आपको जो है बेसिकली कुछ इस तरह से फाइल करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे ITR 2 हम लोग प्रिपेयर करेंगे और फाइल करेंगे। आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एडवांस टेली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर सकते हैं।